हर गांव की अपनी एक सच्चाई होती है। हमारे गांव बिरमपुर में वो जगह थी 7वीं गली। बिरमपुर नाम जितना सीधा साधा था, यहाँ के लोग उतने ही सरल थे। दिन भर खेतों में मेहनत करते, चौपाल पर हंसी मजाक करते, लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगता, एक अन्न का खौफ सबकी आंखों में उतर आता था। गांव की हर हरकत, हर आवाज पर जैसे एक मौत जैसी खामोशी की चादर पड़ जाती थी। कारण 7वीं गली का रहस्य। ठीक शाम 6:45 पर मंदिर का पुराना घंटा अपनी कर्कश आवाज में बज उठता था। उसकी हर टन टन गांव वालों के दिलों में हथौड़े की तरह लगती थी। फिर पुजारी की कांपती हुई आवाज गूंजती, सुनो सुनो सुनो, 7 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। जो जहां हैं अपने अपने घर लौट जाएं। दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लो और याद रखना, 7वीं गली की तरफ भूल कर भी मत देखना। कोई गलती मत करना, वरना गांव एक और मातम देखेगा। कहते हैं उस गली में एक अतृप्त आत्मा भटकती है। एक ऐसी औरत जिसका नाम लेते हुए भी लोगों की जुबान लड़खड़ा जाती है, रंजना। रंजना की कहानी गांव के हर बच्चे को बचपन में ही सुना दी जाती थी, ताकि वो गलती करने की हिम्मत भी ना करे। 15 साल पहले रंजना गांव की सबसे चंचल लड़की थी। उसकी शादी तय हुई, घर में खुशियों का माहौल था, पर शादी वाले दिन मंडप में दूल्हा नहीं आया। उसका भरा पूरा संसार एक पल में उजड़ गया। उसे आखिरी बार उसी शाम 7वीं गली में देखा गया था। शादी की सफेद साड़ी पहने, मांग में अपने ही खून से भरा सिंदूर और आंखों में एक ऐसी नफरत जो किसी को भी जलाकर राख कर दे। उसके बाद वो कभी नहीं दिखी, लेकिन उसकी मौजूदगी उस गली में हमेशा के लिए कैद हो गई। जो भी सूरज ढलने के बाद उस गली में गया, वो या तो लौटा नहीं, या फिर लौटा तो अपनी सुध बुध खोकर, बस एक ही नाम बुदबुदाता हुआ, रंजना। लोग कहते हैं रंजना किसी को माफ नहीं करती। वो आज भी अपने दूल्हे का इंतजार करती है और हर रागीर में उसे अपना वो धोखेबाज पति नजर आता है। ये कहानी है अनीश की, जो सतराल का है। शहर की भागदौड़ से दूर स्कूल की छुट्टियों में माँ के साथ गांव आया था। मुझे गांव की ये कहानियां मनगढ़ंत लगती थी। पहली ही शाम जब मंदिर का गोई से सालता घंटा बजा, तो मैंने देखा कि कैसे हंसते खेलते लोग अचानक घबराकर अपने घरों में दुबक गए। दरवाजे ऐसे बंद हुए जैसे बाहर कोई तूफान आने वाला हो। मैंने अपनी दादी से पूछा, जो माला फेर रही थी, दादी क्या सच में कोई भूत है? ये सब तो पुरानी बातें लगती हैं। दादी ने माला फेरना रोक दिया। उनकी झुर्रियों वाली आंखों में एक अजीब सा डर था। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर फुसफुसाते हुए कहा, विश्वास करना या ना करना तेरी मर्जी है, पर एक बात मेरी गांठ बांध ले, 7वीं गली की तरफ जाना मत, और अगर कभी जाना भी पड़ जाए तो किसी भी अजनबी औरत की आंखों में मत झांकना। उसकी आंखें आईना है जिसमें सिर्फ मौत दिखती है। मैंने उनकी बात हंसी में उड़ा दी। कैसी बातें करती हो दादी, कहकर मैं अपने कमरे में आ गया। रात के लगभग 7:15 बजे होंगे। अचानक बिजली चली गई और जनरेटर भी खांसकर बंद हो गया। चारों तरफ इतना घना अंधेरा हो गया कि अपना हाथ भी ना दिखे। माँ ने आवाज लगाई, अनीश बेटा, आंगन में पानी की बाल्टी रह गई है, जरा जाकर ले आ। मैं टॉर्च लेकर नीचे उतरा। आंगन में गुप्त सन्नाटा था। झिंगुरू की आवाज भी कहीं दब गई थी। तभी मुझे किसी के गाने की एक धीमी दर्द भरी आवाज सुनाई दी। आवाज में इतना दर्द था कि कोई भी खिंचता चला जाए। मैंने मुड़कर देखा। कुछ दूर पर एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल पीठ पर लहरा रहे थे और हाथ में एक छोटा सा दिया था जिसकी लौ हवा में कांप भी नहीं रही थी। वो धीरे धीरे 7वीं गली की तरफ बढ़ रही थी। मेरा दिल जोर से धड़का। दादी की बातें याद आई, पर मेरी उत्सुकता मेरे डर पर हावी हो गई। मैं दबे पांव उसके पीछे चल दिया। जैसे ही मैंने गली में कदम रखा, लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। हवा भारी और चिपचिपी हो गई थी। मेरे कानों में एक अजीब सी साए साए की आवाज आने लगी। वहां जली हुई लकड़ी और चमेली के बासी फूलों की मिली जुली गंध थी जो सांस लेना मुश्किल कर रही थी। वो औरत गली के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। अचानक मेरे अंदर का सारा साहस जवाब दे गया। मैं पलटा और भागने लगा। तभी मेरे पीछे से एक बहुत जानी पहचानी ममता भरी आवाज आई, अनीश बेटा रुक जा, अपनी माँ से डरता है? माँ की आवाज। मैं वहीं जम गया। माँ, माँ। हाँ बेटा, मैं ही हूँ। देख मैं यहाँ हूँ, घबरा मत, बस मुझे पहचान ले मेरे बच्चे। मैंने धीरे से पीछे पलट कर देखा। वही सफेद साड़ी वाली औरत थी, पर अब उसका चेहरा हूबहू मेरी माँ जैसा था। वही मुस्कान, वही ममतामयी आंखें। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बस थोड़ी देर के लिए रास्ता भटक गई थी बेटा, चल घर चलें।
मैं राहत की सांस लेकर उनकी तरफ बढ़ा ही था कि किसी ने झटके से मेरा हाथ पीछे खींचा। वो नरू का चाचा थे, गांव वाले उन्हें पागल कहते थे, पर आज उनकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी थी। मूर्ख, क्या कर रहा है? वो तेरी माँ नहीं है, उसकी आंखों में मत देख, आंखें बंद कर ले। मैंने उनकी चेतावनी पर जोर से अपनी आंखें मींच ली। तभी वो आवाज फिर आई, पर इस बार उसमें मिठास की जगह एक हुक्म था। बेटा, मेरी तरफ देखो, मुझसे नजरें मिलाओ। अब आवाज बदल चुकी थी, एक भारी खोखली गूंज जो सीधे रूह में उतर रही थी। नरू का चाचा ने अपनी जेब से कुछ निकाला, लाल धागे में कसकर बंधा एक नींबू और 7 सूखी मिर्चें। ये पकड़, इसे कसकर पकड़ ले, ये उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देगा। मैंने कांपते हाथों से वो पकड़ा और हिम्मत करके आंखें खोली। मेरे सामने जो नजारा था उसे देखकर मेरी चीख हलक में ही अटक गई। वो औरत अब भी वहीं थी, पर उसका चेहरा मेरी माँ का नहीं था। उसकी त्वचा गलकर टपक रही थी। आंखों की जगह 2 काले गहरे गड्ढे थे जिनमें से धुआं निकल रहा था, और उसके बाल अब सांपों की तरह जमीन पर रेंग रहे थे। वो एक भयानक अमानवीय चीख मारकर पीछे हटने लगी और फिर अंधेरे में गायब हो गई। पीछे बस जली हुई मांस की बदबू रह गई। मैं वहीं जमीन पर ढह गया। नरू का चाचा ने मुझे उठाया और घर ले आए। सुबह जब मैंने माँ को सब कुछ बताया तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने बताया, रंजना मेरी चचेरी बहन थी, बचपन में बहुत हंसमुख थी। उस दिन जब उसकी शादी टूटी तो गांव वालों ने उस पर ताने कसे, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। उसी रात उसने 7वीं गली में जाकर खुद को आग लगा ली थी। उस दिन मुझे समझ आया कि नरू का चाचा पागल नहीं है। उन्होंने भी सालों पहले अपनी पत्नी को रंजना के हाथों खोया था, और तब से वो इस गांव को उस आत्मा से बचाने की कोशिश कर रहे थे। आज भी जब मैं गांव जाता हूं तो 6:45 बजते ही घर के पर्दे गिरा दिए जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं। मैं भी अपने कमरे में बंद हो जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है रंजना अब भी उस गली में इंतजार कर रही है, किसी की आंखों में झांकने के लिए और अपनी अधूरी कहानी पूरी करने के लिए।